Hello students, welcome back with the new part of the capacitor, and this is the last part of the capacitor. Okay, so in this part we have to complete only a one topic, that is the energy loss in capacitor during the sharing of charges. But in the last video there is a doubt, और यहाँ पे हमारे पास क्या है वो डाउट जो कि किसी बच्चे ने पूछा था, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यानी कि जो आपने एनर्जी स्टोर पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी नॉट, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग वहां पे क्या है किसी डायरेक्टिव स्लैब का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया था। फिलहाल हम देखेंगे तो दो कंडीशन हमारे पास होती है डायरेक्टिव स्लैब के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन कैपेसिटर चार्ज, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, उसे हमने चार्ज कर दिया यानी कि एनर्जी दे दी, देन इंट्रोड्यूस, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस स्लैब का कोई कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इज इंट्रोड्यूस। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास पहले एक कैपेसिटर था, पैरेलल कैपेसिटर, सिंपल स्पेस यहाँ पे जो भी हमारे पास डी है। तो इन दैट केस जो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। मैं इसको सी जीरो लिख देता हूँ ताकि ये बात जो फ्री स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, सी नॉट। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एनर्जी पहले की एनर्जी है। ठीक है, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब जब मैं इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दूंगा, देखो यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, ये हमारा चार्ज हो चुका है। अब जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्या चार्ज सेव हुआ, चार्ज तो एरिया का जो है, ठीक है ना। हमने यहाँ पोटेंशियल तो ना बढ़ाया है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल बढ़ाते तो चार्ज यहाँ पे क्या बढ़ता है, कुछ होता चेंज होता। तो यहाँ पे क्या है, ओनली चार्ज होने के बाद स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्टिव स्लैब के साथ जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारा बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है, जो नया कैपेसिटेंस होगा हमारे पास क्या होगा, पहले वाले का के टाइम्स हो जाता है ना। जो न्यू कैपेसिटेंस होता है हमारे पास वो पहले वाले कैपेसिटेंस का टू टाइम्स होता है। अगर पहले वाला कैपेसिटेंस मान लो हमारे पास C1 था और अब हमारे पास क्या है वो C2 है, तो हमारा के C1 हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा हमारा पहले। ठीक है, तो इसकी जो अब एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी टू, क्यू स्क्वायर बाय टू सी टू। और C2 क्या है हमारे पास, वो तो क्यू C1 है, वो बस क्या है टू के C1। तो यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये इसकी पहले एनर्जी थी, ये इसकी बाद की एनर्जी है। इन दोनों का आप सॉल्व कर लीजिए, बाय वन एंड टू कर लो आप यहाँ पे, तो आपको मिलेगा u1 बाय u2। अगर मैं यहाँ पे u1 बाय u2 करता हूँ तो ये मिलेगा आपको कितना, k। ठीक है, इसको दे लेते हैं, ये वापस क्या है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी वन, ये हो जाएगा बस क्यू स्क्वायर बाय टू के सी वन। ये हमारा सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे टू के है, ये कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर जाएगा। तो अब हमारे पास जो नई एनर्जी है वो क्या आएगी, u1 बाय के। यहां से u2 निकलेगा, वो क्या निकला, u1 बाय के। यानी कि न्यू पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, के टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वन बाय के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दें और उसके बाद उसमें डायरेक्टिव स्लैब को इंट्रोड्यूस करें तो एनर्जी यहाँ पे हमारी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये तो हमारा है पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है, कहता है कि अब हम यहाँ पे किसी कैपेसिटर के अंदर स्लैब को पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया है और हम उसे दे रहे हैं चार्ज। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज विद, या फिर ये कह सकते हैं क्या, कि हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया और उसमें स्लैब डाला और अभी तक हमने बैटरी को कनेक्ट छोड़ दिया। पहले पार्ट में क्या था हमने यहाँ पे कि कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करके अलग कर लिया बैटरी से और फिर डायरेक्टिव स्लैब को लेके आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज एंड स्लैब इंट्रोड्यूस्ड
ये स्लैब आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, विद कनेक्टेड सप्लाई। ये हमारा क्या अभी भी कनेक्टेड है, जो हमारा सप्लाई था उससे अभी भी कनेक्टेड है, यानी कि स्लैब के बाद जो भी चेंजिंग होने होंगे वो हमारे पास क्या होगा, जो सोर्स हमारे पास है चार्जिंग सोर्स, वो उससे वो कवर करेगा। अब वो कम होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, वो हम देख लेते हैं। तो जब हमने स्लैब को नहीं इंट्रोड्यूस किया था तो लेट एनर्जी और U1 थी, जो कि क्या हो गया पास Q²/2C1, ठीक है। चलो Q1 ले लेता हूँ मैं, Q1²/2C1 चार्ज। अब क्योंकि हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो एनर्जी चेंज हो गई, वो क्या हो गया वापस Q2²/2C2, ठीक है। मान लेते हैं नई एनर्जी होगी, वो हम 2 कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो C2 क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा KC1। ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, जो नया कैपेसिटेंस होता है पहले वाले का K टाइम्स हो जाता है। चार्ज की बात करते हैं, क्या चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हाँ चार्ज पे इफेक्ट आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका पहले चार्ज Q1 था तो अब जो नया चार्ज होगा वो भी हमारा K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्लैब को इंट्रोड्यूस करते ही K टाइम्स चार्ज और बढ़ जाता है, चार्ज भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा इसको तो ये आपको क्या मिलेगा, K² Q1 का स्क्वायर 2KC1, ओके। Q2 C2 पुट कर दिया तो बाय इनको डिवाइड कर दो बाय 2/1, तो U2/U1 इक्वल टू K² Q1 का स्क्वायर 2KC1, और हमारे पास इधर है Q1 का स्क्वायर 2C1, और K से K कटा तो हमारे पास यहाँ पे K बचेगा, तो U2 इक्वल टू KU1, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी K टाइम्स। तो अगर स्लैब को हम इंट्रोड्यूस करके रखें और कनेक्शन आपका जो बैटरी के साथ है वो भी हमारा बना रहे, तो उस केस में एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी से अलग कर दिया और फिर स्लैब को डाला है तो आपका जो एनर्जी है वो घटेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसके बाद शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात कर सकते हैं हम लोग, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। टॉपिक आपका किसी भी नाम से आ सकता है, कॉमन पोटेंशियल बोल सकते हैं, या कि आप इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं हम लोग क्या, कॉमन पोटेंशियल की। तो जैसा कि आपने नाम सुना है कॉमन पोटेंशियल, आपने नहीं सुना तो जान लीजिए। कॉमन मीन्स क्या होता है हमारे पास, इक्वल, कांस्टेंट, एक जैसा। और पोटेंशियल तो जानते ही हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर वी हैव 2 कैपेसिटर। देखो ये हमारे पास एक कैपेसिटर लेट C1 है और ये हमारा एक कैपेसिटर क्या है, लेट C2 है। इन दोनों को चार्ज किया, ठीक है। कैपेसिटर कोई हो सकता है, स्फेरिकल ले लो, सिलिंड्रिकल ले लो, पैरेलल प्लेट ले लो, बट सिलेबस आपका क्या है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर का भी है कैपेसिटर, ठीक है, कंडक्टर ऐसा कैपेसिटर। तो ये आप कोई भी कैपेसिटर C1 C2 है और इन पे जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं वो हो रहे हैं Q1 और Q2, ठीक है। और चार्ज इनको देने के लिए जो पोटेंशियल हमने लिया है वो पोटेंशियल हमने निकाल लिया V1 और V2, ये आप लिख लेंगे। लेट अस कंसीडर 2 कैपेसिटर्स C1 and C2 having charge Q1 and Q2 with a potential of V1 and V2। अब देखिए बात करते हैं इस केस में, हमारे पास अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी हमारे पास क्या है, अब इनको हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट में ले आते हैं इन दोनों कैपेसिटर को विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है, या कोई मेटल वायर हमारे पास है उसके थ्रू हम इसे कर देते हैं क्या, कांटेक्ट में। तो ये जो चार्ज हमारे पास है दोनों पे, तो इनमें से एक पोटेंशियल आपका हाई होगा और एक पोटेंशियल आपका क्या होगा, लो होगा। तो चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ध्यान देना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे जिसका पोटेंशियल हाई होगा उससे चार्ज लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर पे जाएगा, ठीक है। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, इट इज दैट पोटेंशियल, ठीक है, इट इज दैट पोटेंशियल ऑफ 2 कैपेसिटर्स व्हेन दे आर connected with a conducting wire and they start sharing charges till their potential become equal। तो आप ऐसे डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से,
ठीक है। C1 C2 कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया साइज वाइज कुछ चेंज किया नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे इस केस में हमारे पास क्या कंजर्व रहेगा, चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगाया है, हमने वो जो चार्ज था उसी को शेयर किया आपस में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या था हमारे पास कि इनिशियल जो चार्ज होगा हमारे पास, ठीक है, टोटल जो चार्ज हमारे पास इनिशियली होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, फाइनल टोटल चार्ज के इक्वल होगा, जानते ही हैं। तो चार्ज Q, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो बिफोर चार्ज, बिफोर कनेक्टिंग, तो हमारे पास इसका पोटेंशियल क्या, चार्ज क्या होगा C1 यानी Q1 प्लस Q2। तो मैं क्यों लिखूं Q1 Q2, सिंपल लिखता हूँ मैं इसको C1 V1, इसमें चार्ज कितना होगा C2 V2। तो ये हमारे पास चार्ज इन दोनों का हो गया इनिशियली। आफ्टर कनेक्टिंग के बाद इनका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है हमारे पास कॉमन, यानी कि V हो जाता है। तो इस पे चार्ज कितना होगा हमारा C1V और दूसरा चार्ज कितना होगा C2V। तो शेयरिंग के बाद इनका पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल हो जाता है, इससे पहले जो भी होता है। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा C1V1 प्लस C2V2 और C1 प्लस C2 हमने यहाँ पे V कॉमन ले लिया। तो V इक्वल टू मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये जो V है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं तो आप पूरा फॉर्मूला ड्राइव करो तो वो लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो हम चार्ज को शेयर करते हैं आपस में तो स्पार्किंग निकलती है, थोड़ी सी क्या स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग जो है एक्चुअली क्या है, वो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी है। तो हमारा यहाँ पे एनर्जी लॉस कितना होगा उससे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एनर्जी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको थोड़ा सा याद दिलाएगा हमारा कोलिजन वाला टॉपिक जो 11th में था, ठीक है, हल्का सा आपको याद दिलाएगा वहां भी। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है एनर्जी लॉस। तो हमने जब कैपेसिटर को चार्ज किया था उनकी एनर्जी क्या थी हमारे पास, जो भी थी इनिशियल एनर्जी थी, और जब शेयर किया कुछ चिंगारी निकली स्पार्किंग हुआ तो एनर्जी लॉस हुआ। तो अब जो एनर्जी हमारे पास क्या है वो हमारी कुछ और होगी। तो लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। तो हमारे पास जो पीछे हमने डायग्राम बनाया C1 V1 C2 V2 Q1 Q2 जो भी है वही हमारा डायग्राम बनेगा। बात करते हैं यहाँ पे क्या, इनिशियल टोटल एनर्जी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, तो ये टोटल एनर्जी होगी क्या U1 प्लस U2 दो कैपेसिटर के लिए। तो U1 क्या होगा हमारे पास, अब देखो हमारे पास C और V की बात हमारे पास हो रही थी यहाँ पे। तो एक की एनर्जी क्या होगी हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दूसरी एनर्जी क्या होगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास है I इनिशियल, ठीक है। ये हो गया बस क्या I, ये हमारी इनिशियल एनर्जी है टोटल। बात करते हैं फाइनल टोटल एनर्जी की, दैट इज UF ले लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस तो C1 ही था बट पोटेंशियल हमारा कॉमन हो चुका था। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लेंगे हम, वहाँ पे V ले लेंगे, V1 V2 लेंगे नहीं, पोटेंशियल आपको कॉमन हो चुका है। तो फाइनल हमारे पास क्या होगा, हाफ आगे से कॉमन आ गया C1 प्लस C2 और V स्क्वायर पीछे से कॉमन आ गया। तो ये आपकी इनिशियल और फाइनल एनर्जी है। तो हमें यहाँ पे निकालना है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी माइनस का फाइनल एनर्जी, ठीक है। हमें पे लॉस चाहिए डेल्टा U। तो देखिए इनिशियल एनर्जी कितने हमारे पास है, वो है हमारे पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस फाइनल। तो फाइनल कितना है हमारे पास हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। तो ये जो V है हमारा वो है कॉमन पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला अभी आपने पीछे निकाला था जो कितना आया था आपको अगर ध्यान हो तो मैं पुट कर दूंगा उसे। तो V निकल के आया था आपस क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ओके। और उसका स्क्वायर है तो उसका यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या C1 प्लस C2 को होल स्क्वायर है ना,
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका अपना अलग स्क्वायर, इसका अपना अलग स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या कि नीचे एक ब्रैकेट आपकी ऊपर वाली ब्रैकेट से हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा लेंथी है, हल्का सा नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। इसके बाद हाफ c1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ c2v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 2c1 प्लस c2, सबका कॉमन ये एलसीएम ये आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है c1v1 का स्क्वायर, ये क्या होगा हमारे पास c1 प्लस c2, एलसीएम लेंगे ना, तो इसके पास c1 c2 तो है नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है c2v2 सब क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, c2v2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा c1 प्लस c2 माइनस ये सब कुछ है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बस c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रहेगा c1 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर, c1 c2 v1 स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा c1 c2 v2 स्क्वायर, c2 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, बाहर आगे माइनस का साइन है, सारे साइन बदल जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जाएगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 भी माइनस बदल जाएगा बस, तो माइनस का 2 c1 c2 v1 v2। तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा खोल देंगे, ये मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे कैंसिल होंगे ये होंगे हमारे पास कैंसिल। तो अब आपको देखो यहाँ पे ध्यान से, इन सब में c1 c2 सब में दिखाई देगा, तो c1 और c2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा v1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारा v2 का स्क्वायर, वहां बचेगा 2v1 v2, और नीचे कितना हमारे पास 2c1 और c2। इसके बाद यहाँ पे ये जो है हमारा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है c1 c2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर 2 c1 प्लस c2। तो ये हमारा बन गया एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का हमारा जो सिलेबस है वो हो जाता है फिनिश। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं न्यूमेरिकल पहला। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अ 400 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी सप्लाई is disconnected from the supply and connected to another uncharged 400 picofarad capacitor. Calculate the loss of energy. तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारा एक कैपेसिटर जो कि 400 पिकोफैराड का है ना, 400 आपका पिकोफैराड कैपेसिटर है, और दूसरा कैपेसिटर भी आपका 400 पिकोफैराड का ही है। इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है, पोटेंशियल जो है वो हमने दिया है कितना 100 वोल्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसको आगे यहाँ पे जो V1 है उसका कितना है, वो हमारा है 100 वोल्ट, और V2 की इसने कोई बात नहीं करी है, यानी कि V2 वापस नहीं है, क्योंकि ये जो C2 है ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है। तो जब अनचार्ज है यानी कि चार्ज नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, पोटेंशियल भी क्या है इसका जीरो, यानी V2 क्या हमारे पास जीरो है। पीको का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब होता है माइनस का 12, ठीक है। पीको मतलब होता है माइनस का 12 फैराड। तो आपको यहाँ पे निकालना है क्या, कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी। तो ज्यादा आपको यहाँ पे हाथ पर बनाने की जरूरत नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है c1 c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर 2 c1 प्लस c2, क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400 इंटू पावर माइनस 12, 400 इंटू पावर माइनस 12, 100 माइनस 0 का स्क्वायर 2 400 प्लस 400 इंटू पावर माइनस का 12, जो भी कॉमन है ये करना कर देते हैं।
तो यहाँ से हमारा 800 हो जाएगा, तो उसको शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं। ये कितना होगा हमारा 800, एक 12 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितने गया 2 पे गया, ठीक है, या 200, ये और कितना है 100। तो डेल्टा यू इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा 100 का स्क्वायर, ये आपका ऊपर माइनस का 12 है, फिर एक 100 है, और फिर पीछे क्या है 100 इंटू 100 यानी कि उसका स्क्वायर। तो ये हमारे हो गए 6 जीरो, ये माइनस का 12 यानी कितना जाएगा माइनस का 6। तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का 6 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ potential difference of 10 volts and another capacitor of capacitance 9 microfarad is charged to a potential difference of 8 volt, ठीक है। Now these two capacitors are connected in such a manner that the positive plate of one is connected to the positive plate of other. Calculate the common potential difference across the capacitor. तो इनका हमारा जो है कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो हमें यहाँ पे जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन आपको दिया हुआ है कि एक पहला जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, और उसको जो चार्ज दिया है वो हमें दिया है, पोटेंशियल कितना लगाया हमने 10 वोल्ट, पोटेंशियल दिया हमने इसको 10 वोल्ट। दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है 9 माइक्रोफैराड, और उसका जो पोटेंशियल वो हमारे पास कितना गिवन है 8 वोल्ट। ये हमें चार चीज दी हुई है, इन्हें किया गया है कनेक्ट। अब देखिए ध्यान से, इनमें हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल पूछा है इसमें, अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। तो इस तरीके से हम करते हैं कनेक्ट, तो हमारा ये चार्ज शेयर करता है, ठीक है। जो हाई पोटेंशियल उससे लो पोटेंशियल पे जाता है। तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला सब जानते हैं, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सिंपल हो गया। हम सारी चीजें करने की जगह हम सिंपल शॉर्ट में करेंगे इसे। तो ये हमारे पास 5 माइक्रोफैराड है, तो 5 इंटू पावर माइनस का 6 हो गया, और V1 हमारा कितना है 10, C2 कितना हमारे पास 9 माइक्रोफैराड यानी कि माइनस का 6 हो गया, और V2 कितना हमारे पास 8, C1 प्लस C2 यानी 5 प्लस 9, और माइनस का 6 हमारा क्या आ गया यहाँ पे कॉमन। तो ऊपर हमारे पास कितना आएगा, आप वहां से माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो ये हमारे ऊपर बनता है 50 प्लस 9 8 72 इंटू पावर माइनस, ऊपर कॉमन आता है, नीचे कितना आता है 14 इंटू पावर माइनस का 6, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 2112 बाय 14, ठीक है ना। ये कितना है बस 7 12, ठीक है, 7 नहीं ये आएगा, और कितना आएगा 2 हो गया, 7 5 12 122, काट लीजिए, 2 6 12 2 कम 2 2 से 14 61/7 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ से आपका क्या आ गया आंसर आ गया, जो कितना आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये सिंपल मतलब आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में कैपेसिटर का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको इन पार्ट्स को देखने के बाद आपको अटका दे, ठीक है ना। इसके बाद आप एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है, यानी कि आपका चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को आप ढंग से देखिए, अपने स्टूडेंट्स अपने जो फ्रेंड्स उनको शेयर कीजिए। 5 पार्ट्स में आपकी मैंने कैपेसिटर खत्म किया है, ये 5 के 5 पार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।